सिकंदर यूरोप की कई शक्तियों को रौंदते हुए भारत की ओर बढ़ा। भारत की ओर बढ़ते हुए रास्ते में उसने कई राज्यों को रौंदा। उसी के दौरान वह सिंधु के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ा। वहीं उसे अम्बी के समर्पण का संदेश मिला और सीमांत राज्यों से उसने युद्ध भी किया। सिकंदर के आगे बढ़ने के पूर्व ही तक्षशिला जो नरेश था अम्बी, उसने समर्पण कर दिया। अब सिकंदर दुर्गम पहाड़ियों मार्गों का अनुसरण करते हुए अस्पेशियन जिसे अश्वक राज्य में घुसा। अश्वक जाति से उसने युद्ध किया। कई बर्बरता के वहाँ पर संदेश मिलते हैं। अश्वकों के साथ उसने विश्वासघात किया और आगे बढ़ते हुए वह सिंधु नदी को पार करता है। यूनानी सेना के अगले भाग के पेशावर पहुंचने की सूचना ने सिकंदर को व्यग्र कर दिया था। अब वह अन्य छोटी मोटी विजय पूर्ण करता हुआ सिंधु की ओर आगे बढ़ा। सिकंदर के सिंधु घाटी में प्रवेश करने पर पुष्कलावती, जिसे हम पेशावर के नाम से जानते हैं, वहाँ के अष्टकों ने यूनानियों को आत्मसमर्पण कर दिया। सिंध के पश्चिमोत्तर प्रदेशों की विजयों को देखते हुए सिकंदर ने यहाँ पर फिलिप्स की अध्यक्षता में एक यूनानी स्कंधावार स्थापित किया। इसके बाद उसने अपनी सेनाओं के साथ ओहिंद के निकट पूर्व निर्मित नौका सेतु द्वारा सिंधु पार किया। सिंधु के पूर्वोत्तर प्रदेशों में सिकंदर ने कई शक्तियों को आत्मसमर्पण करवाया। सिंधु की पूर्वी घाटी में तक्षशिला नरेश अम्बी ने यूनानियों का बड़ा स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि तक्षशिला के आत्मसमर्पण के बाद निकटवर्ती राज्यों ने भी भयभीत होकर सिकंदर को आत्मसमर्पण कर दिया। अभिसार के राजा ने भी सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। सिकंदर ने झेलम प्रदेश के शासक राजा पुरु को आत्मसमर्पण के लिए लिखा, परंतु पुरु ने साफ इनकार कर दिया और उसे युद्ध की चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप सिकंदर और पुरु में झेलम तट पर एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे हम झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या हाइड्रे स्पीच का युद्ध के नाम से हम जानते हैं। इस युद्ध के वर्णन के रूप में यदि हम देखें तो पुरु एक वीर योद्धा था। उसने झेलम के दक्षिण पूर्वी तट पर यूनानियों से युद्ध के लिए अपना सैन्य शिविर स्थापित कर दिया और सिकंदर झेलम के दक्षिण पश्चिमी तट पर आ डटा। वे दोनों एक दूसरे पर आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। एरियन के अनुसार पुरु की सेना में 30,000 पैदल, 4,000 अश्वारोही और 300 रथ व 200 हाथी थे। वहीं सिकंदर की सेना उससे कुछ कम थी, पर अश्वारोहियों की जो संख्या थी वह सिकंदर के पास अधिक थी। एक दूसरे पर आक्रमण की प्रतीक्षा के मध्य सिकंदर ने कूटनीति से काम लिया और शत्रु के पक्ष को गलतफहमी में रखते हुए झेलम के बहाव के 16 मील की दूरी पर, जहां नदी के बीच एक द्वीप था, नदी को रातों रात से सैन्य पार कर लिया और प्रातः ही अकस्मात पुरु के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया। जब पुरु को इस अभियान की सूचना मिली तो उसने अपने युवा पुत्र के नेतृत्व में 120 रथ तथा 2,000 योद्धा यूनानियों की रोकने के लिए भेज दिए, पर पुरु की यह सेना यूनानियों को रोकने में असमर्थ रही। अतः यूनानी सेना पुरु के सम्मुख आ पहुंची। युद्ध के लिए पुरु ने सैन्य व्यूह रचना अपने ढंग से की थी। उसने सबसे आगे हाथियों को खड़ा किया था। अलग बगल तथा पीछे दाती या पदाती सेना रखी थी और दोनों पार्श्वों में अश्वारोहियों को तैनात किया था। इन अश्वारोहियों के सामने उसने रथ रखे थे। पुरु की सेना को देखकर सिकंदर ने कहा था, आज का खतरा मेरे साहस का अतिक्रमण कर रहा है। आज का युद्ध बनेले जंतुओं एवं असाधारण वीरों से है। यूनानी अश्वारोहियों का पुरु की बाईं सैन्य टुकड़ी पर तीरों की वर्षा के साथ यह युद्ध शुरू हुआ। युद्ध घमासान हुआ, पर भाग्य के साथ ही प्रकृति भी पुरु के प्रतिकूल थी। रात की जल वृष्टि के कारण भीगी भूमि ने पुरु की प्रहार शक्ति को कम कर दिया था। फिर भी युद्ध के 8 घड़ी तक पुरु ने युद्ध भूमि में अपनी प्रधानता बनाए रखी। यूनानियों के भयंकर प्रहार से जब पुरु के हाथी पीछे भागे तो अपनी ही सेना को काफ़ी क्षति पहुंचाई। अंत में पुरु पराजित हुआ और मूर्छिता अवस्था में बंदी बनाए जाने के बाद सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। सिकंदर पुरु से बड़ा प्रभावित हुआ और न केवल उसे उसका राज्य लौटा दिया, अपितु पूर्व के कुछ अधिकृत या प्रदेशों को भी उसे देकर उसने अपना सहायक मित्र बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर ने झेलम तट पर दो नगरों की स्थापना करी, जिसमें से एक था बहु के अफला जो उसके घोड़े के नाम पर था तथा दूसरा था निकेया की
पुरु की पराजय के बाद सिकंदर के आक्रमण और उसके विजय काफ़ी हुए, क्योंकि सिकंदर और ताकतवर हो चुका था। इसके बाद सिकंदर अपनी अग्रगामी विजयों के लिए आगे बढ़ा। उसने चेनाब नदी में घाटी में ग्लेचुकाइनों को पराजित किया और उसे पुरु के अधीन कर दिया। चेनाब व रावी के मध्य उसने छोटा पुरु व अन्य लघु शक्तियों को पराजित किया। अब सिकंदर ने रावी पार कर कठों पर आक्रमण किया। कठ अपनी साहस व रण कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। कठों ने अपनी पूरी शक्ति से यूनानियों का प्रतिरोध किया। सिकंदर बड़े साहस व पुरु की सहायता के बल पर ही कठों को पराजित कर सका। कठों की पराजय के बाद वह व्यास की ओर बढ़ा, पर राजनीतिक परिस्थितियों व सेना के विद्रोह के कारण वह व्यास न पार कर सका। यही कारण रहा कि सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रुकना पड़ा। झेलम के युद्ध से सिकंदर को बेशुमार शक्ति व ताकत मिली थी। पुरु का साथ मिला था। इसके आधार पर वह संपूर्ण भारत को जीत सकता था, किंतु सैन्य असहयोग के कारण वह यह कार्य नहीं कर पाया। सिकंदर यद्यपि व्यास नदी पार कर और आगे सैनिक अभियान करना चाहता था, परंतु वह परिस्थितियों से बाध्य होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। साक्ष्यों को देखने से ऐसा मालूम होता है कि यूनानी भारतीयों की रणकुशलता तथा भावी खतरे का सामना करने से संभवतः सैनिक व राजनीतिक दृष्टि से अपने को असफल महसूस कर रहे थे। इसके साथ ही यूनानी सेनाओं में व्यग्रता, रोगग्रस्तता, शिथिलता व ग्रहोन्मुख की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। अतः सिकंदर को वापस लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा। वापस लौटने के पूर्व सिकंदर ने विजय सीमा पर यूनानी देवताओं के नाम पर 12 वेदिका स्तंभों का निर्माण करवाया और विजित प्रदेशों में शासन व्यवस्था स्थापित की। अपने विजित प्रदेशों या भारतीय प्रदेशों को प्रशासन की दृष्टि से उसने 6 भागों में विभक्त किया। इसमें से 3 भाग सिंधु के पश्चिम में थे, जिसमें उसने पैठन को सिंधु क्षेत्र का शासक, निकेनार को काबुल से हिंदुकुश क्षेत्र का शासक तथा आस्केटस को परियोपोडिसाई क्षेत्र का शासक नियुक्त किया, जो सभी यूनानी थे। इसी प्रकार 3 भाग सिंधु के पूर्व में थे, जिनमें उसने सिंधु से झेलम क्षेत्र में अम्भी, झेलम से व्यास तक के क्षेत्र में पुरु और शेष उत्तरी भाग में अभिसार को शासक नियुक्त किया था। सिकंदर ने अपनी वापसी में सर्वप्रथम जलीय मार्ग द्वारा दक्षिण पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। अतः उसने अपनी सैन्य नावें रावी नदी के प्रवाह में उतरवा दी और इनकी रक्षा में नदी के दाएं बाएं तटों पर क्रमशः हेपेस्थियान और पार्दिकस की अध्यक्षता में कुशल सैनिकों को पैदल चलने का आदेश दे वापसी की यात्रा शुरू की। सिकंदर जब रावी और चेनाब के दक्षिणी घाटी में पहुंचा, तब वहां बसने वाले शिवी और अग्रश्रेणी जातियों ने यूनानियों की लौटती सेना का विकट मुकाबला किया। शिवी लोगों ने यूनानी सेना को बड़ी क्षति पहुंचाई, पर अंत में वे पलायन कर गए। अग्र श्रेणी बराबर लड़ते रहे, पर पराजय निकट देख अपने घरों में आग लगाकर स्त्रियों व बच्चों सहित आग की धधकती लपटों में जलकर मर गए। यूनानी सेना के ओर आगे बढ़ने पर उस क्षेत्र के मालव तथा शूद्रक जातियों ने मिलकर यूनानियों का प्रतिरोध किया या इनके प्रतिरोध की बजाय योजना बनाई, पर सिकंदर ने इन दोनों जातियों के संगठित होने के पूर्व ही मालवों पर आक्रमण कर दिया। अतः शूद्रक अकेले पड़ गए। सिकंदर जब मालव दुर्ग पर आक्रमण कर रहा था, तब उसे घातक बाण लगा। बदले में यूनानियों ने बड़ा नरसंहार किया। मालव बड़ी वीरता से लड़े, पर पराजित हो गए। शूद्रक अकेले असफल हो चुके थे। मालव शूद्रक गणराज्य को सिकंदर ने फिलिप के नेतृत्व में डाल दिया। इस प्रत्यागमन में और आगे बढ़ने पर यूनानियों को अम्बस्टो का सामना करना पड़ा। अम्बस्टो से निपटने के लिए सिकंदर ने पार्दिकस के नेतृत्व में एक सेना भेज दी और स्वयं सिंधु व चेनाब के संगम पर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। अम्बस्ट अंततः पराजित हुए। अब सिकंदर सिंधु घाटी के निचले भाग में बसे। छत्री, वसाती, भूषिक, प्रास्थ तथा शंभु के प्रतिरोध को विफल करता हुआ अंत में उसने पटल को अधिकृत कर लिया। सिकंदर भारत से लौट गया। सिकंदर ने पटल प्रास्थान प्रस्थ में अपनी सेनाओं को 2 भागों में विभाजित कर जल व स्थल मार्गों से अंतिम प्रयाण शुरू किया। उसकी सेना का एक भाग निर्याकस के नेतृत्व, जो उसका जल सेनापति था, उसके नेतृत्व में समुद्री मार्ग से चला, तो दूसरा भाग स्थल मार्ग से सिकंदर व
क्रेतेरस के नेतृत्व में फारस के रास्ते चला। जब सिकंदर ईसा पूर्व 323 में बेबीलोन पहुंचा तो जून माह में ज्वर से अधिक पीड़ित होने पर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय सिकंदर मात्र 33 वर्ष का था। उसने अपनी इस कम उम्र में भी अपार सफलताएं प्राप्त की थी। यही सिकंदर का इतिहास है। धन्यवाद।